यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बराबर पढ़ा रहेगा ना थोड़ा बहुत, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। देखते चलो पढ़ो। आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता है। जब भी हम किसको फोन लगाते हैं बराबर, तो हमारे फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है बराबर, समझा। जो कम्युनिकेशन होता है किसके बेस पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम में है इलेक्ट्रो भी और मैग्नेटिक बराबर। तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी सिखा दिया है, तुमको मैग्नेटिज्म भी सिखा दिया है बराबर। जब इलेक्ट्रिक वेव दिख रहा है, ये दिख रहा है जो ग्रीन कलर का वेव मैंने बनाया, इलेक्ट्रिक वेव, समझा। और जब मैग्नेटिक वेव, ये दिख रहा है मैग्नेटिक वेव, दोनों एक साथ आ जाते हैं तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिख रहा है दोनों एक साथ हैं, ये इलेक्ट्रिक वेव है और जो रेड कलर का वेव वो कौन सा वेव है, मैग्नेटिक। जरा ध्यान देंगे ना तुम लोग तो ये दोनों वेव एक दूसरे को परपेंडिकुलर, देखो तो बना के दिखाता हूँ तो समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा। देखो समझो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब इस डायरेक्शन में वेव आगे जा रहा है, समझा। मैं तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बराबर, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना। देखो ये जो मैं बना रहा है अभी, ये है इलेक्ट्रिक वेव बराबर। ये जो बनाया मैंने कौन सा वेव है, ये इलेक्ट्रिक वेव। ये ऐसा इलेक्ट्रिक वेव होता है बराबर, इलेक्ट्रिक वेव। ये एकदम समझो, अगर ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब मालूम है क्या, कि रे उस डायरेक्शन में आगे जा रहा है बराबर। तो ऐसा रहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक वेव, दिख रहा है ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है। ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक वेव। अब बनाता मैं मैग्नेटिक वेव बराबर। देखो तो ये हमारा क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बराबर। इलेक्ट्रिक वेव ऐसा जा रहा था, समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा था। मैग्नेटिक वेव ऐसा जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा। दोनों एक साथ रहेंगे लेकिन दोनों एक साथ निकलेंगे, यहाँ से दोनों एक साथ निकलेंगे। ये इधर से इधर आएगा तो वो टाइम पे ये इधर से इधर आएगा, समझ में आया। फिर ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। वो बना के दिखाता हूँ, देखो समझा, ऐसा समझ में आ रहा है। 3D में थोड़ा देखो, समझ में आ रहा है कैसा है, अरे बोलो 3D में आया, देखो कैसा, ये नीचे थोड़ा, समझा 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, समझा। ये यहाँ पे कौन सा वेव रहेगा, ऐसा मैग्नेटिक वेव बराबर, और ऐसा वेव इलेक्ट्रिक। वही मैंने बनाया, देखो यहाँ पे प्रॉपर लेकर तुम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक में ई आता था, ई निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई पढ़ाया था। मैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड आता है बी, बताया ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और जो मैग्नेटिक वेक्टर रहेगा, ये देखो ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और तुम्हारा जो मैग्नेटिक का वेक्टर है, दिख रहा है नीचे बी वाई बार मैंने किया, देखो बराबर ना। ये ई एक्स बार का मतलब क्या है बताना तुमको, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे जा रहा है ना, और इधर देखो इधर एक्स एक्सिस है, देखो मैंने क्या लिया, देखो ना, अरे ले सकता है ऐसा वर्टिकल एक्स को मैंने एक्स एक्सिस लिया बराबर। और ये वाला एक्सिस जो है ऐसा, यहाँ पे ऐसे जो एक्सिस जाएगा वो, अरे करके बताता हूँ, ऐसा नहीं समझेगा। देखो तो ये जो एक्सिस समझो, ये जो एक्सिस है ये वाई, दिख रहा है वाई एक्सिस बराबर। और ये जो एक्सिस है यहाँ पे ऐसा, ये जो भी यहाँ बना रहा मैं, ये कौन सा एक्सिस है जो बनाया अभी, ये एक्स एक्सिस, समझा, ये एक्स एक्सिस है ना। तुम्हारा इलेक्ट्रिक वेव ऐसे जा रहा है ना, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, अरे ऐसा है ना, तो एक्स एक्स के अलॉन्ग है, इसके लिए मैं उसको ई एक्स बार नाम दिया, देखो समझा। जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है या फिर मैग्नेटिक वेव है, वो ऐसे जा रहा है, मतलब वो वाई के अलॉन्ग जा रहा है ना, ये है ना वाई, अरे इसके अलॉन्ग जा रहा है ना ऐसा, उसको नाम दिया बी वाई बार, समझा। मतलब एक एक्स एक्स के अलॉन्ग है और दूसरा वाई, दोनों के बीच में एंगल कितने करेगा फिर 90 रहेगा, समझा। समझ इतना तो समझ आता रहेगा तुमको ना। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल कितने करेगा बता रहे तुम लोग, 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पे, समझा। क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता क्या है, समझा। एक ही वेव में इलेक्ट्रिक वेव भी रहेगा और मैग्नेटिक वेव भी रहेगा, दोनों के बीच में कितने का एंगल, 90 का एंगल, समझा। समझा क्या, चलो हाँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग ज्यादा करके कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया कहाँ से, बराबर, क्या हुआ था, कैसे आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो उससे पहले कुछ बता दूं तुमको, यहाँ पर देखो एक काम करते, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते, फिर तो बहुत अच्छा नहीं समझेगा। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा पहला टॉपिक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कहाँ से आया बराबर, कौन प्रोड्यूस करता है इसको, मैक्सवेल नहीं प्रोड्यूस करता है। मैक्सवेल के हिसाब से एक्सेलरेटेड चार्ज जो है, एक्स समझा, एक्सेलरेटेड चार्ज क्या है, एक ऐसा चार्ज जिसका स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज, समझा। मतलब एक्सेलरेशन जिसका हो रहा है बराबर। तो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद रहेगा, समझा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे बनता है,
बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, वो है उसका सोर्स। आगे कैसे बनता है? अब ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया कैसे, ये देखते, समझा? देखो एक बात बताओ, चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक वेव रहेगा, जब चार्ज मूव करने लगा मतलब करंट आ गया। चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट। चार्ज था तो इलेक्ट्रिक वेव था, लेकिन चार्ज जैसे मूव होने लगा तो कौन सा, क्या वो करंट बन गया ना फिर तो। और जब भी करंट रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, याद रखो। जब भी कोई भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, याद आएगा। वेन एवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, होता है ऐसा, समझा? तो पहले चार्ज था तो कौन सा फील्ड था उसके पास? इलेक्ट्रिक। जैसे वो मोशन में आ गया बन गया करंट, करंट की वजह से कौन सा फील्ड आएगा? मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट दोनों आ गया ना। एक्चुअली में सिर्फ इतना नहीं, और बहुत कुछ इसके बारे में डिटेल में देखने के लिए, चलो देखते हैं। बड़ा पॉइंट है लेकिन बहुत ईजी है, पढ़ो क्या है। कंसिडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विथ सम फ्रीक्वेंसी, एक चार्ज है जो ऑसिलेट हो रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, समझा क्या बोल रहा है मैं? हाँ आगे। दिस प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अब बोलने का मतलब क्या है, अभी ऑसिलेशन, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। पेंडुलम देखा है? पेंडुलम, पेंडुलम का जो मोशन होता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, समझा? वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। समझो कोई एक पार्टिकल है, ये बरा, ये मार्कर समझो एक तुम्हारा वो चार्ज पार्टिकल है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। टू मतलब आगे जा रहा है, एंड फ्रो मतलब पीछे आ रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। सिंपल ऐसा है बरा। हाँ, तो हमने एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ये हमारा चार्ज पार्टिकल जो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे एक बार कहां तक आ गए? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ना इन स्पेस। अब ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऑसिलेटिंग मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देखो, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, इसकी वजह से क्या आया? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके से क्या आ जाएगा? वैरिंग मतलब चेंजिंग, ऑसिलेट मतलब भी चेंजिंग, समझा? वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आगे पढ़ते, कहां तक आ गए थे? हाँ, इन द स्पेस ना। हाँ, एक बार फिर से पढ़ते, चलो पढ़ो। कंसिडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, दिस प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, स्पेस में ना, इन स्पेस। आगे विच मतलब ये जो हो रहा है इसकी वजह से भी कुछ नया आएगा, बराबर? विच प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग, एक ही बात है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब भी ऑसिलेटिंग, वैरिंग मतलब चेंजिंग, ऑसिलेटिंग मतलब भी चेंजिंग, समझा क्या आएगा अब यहाँ पे? वैरिंग से या फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या हुआ है सुनो, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से क्या आया है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बना दिया? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझा? इतना तक आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये रिवर्स होएगा, अब फिर से इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनने चालू होगा। देखो कहां तक पढ़ते हैं यहाँ पे ना, विच इन टर्न इज अ सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था ये फिर से क्या प्रोड्यूस करने लगेगा? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक। देखो क्या हो रहा है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यही ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या बनाएगा? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेट ऐसा होते रहेगा, समझा रहे क्या है? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल था, उससे बना ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आया ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से वापस क्या आएगा? और वही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वापस बनाएगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, समझा रहे क्या है? तो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहां तक आए थे? इधर, विच इन टर्न is a source of oscillating electric field, thus varying electric and magnetic field produces each other। दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करने चालू करते हैं, varying magnetic से varying electric, varying मतलब ही बताया ना ऑसिलेटिंग, समझा? फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक से वापस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। समझा रहा है क्या हो रहा है? समझा रहा है ऐसा क्या? तो दोनों एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? प्रोड्यूस करते रहते हैं, समझा? आगे सेकंड, सॉरी ये तो क्या? waves that are caused by accelerated of charge particle and consist of electric। एक मिनट रुक जाओ, waves that are caused by या फिर इससे अच्छा कुछ अलग वर्ड रहेगा वहाँ पे, देखते हैं। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही पॉइंट है, कोई ये चैप्टर निकाला है क्या? देखो है, मिला, ये मिला, ये स्टेटमेंट निकालो जरा। वेव्स दैट आर सेम ऐसी है, ठीक है, बराबर, फिर चलेगा। वेव्स, वो वेव्स जो चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल से बना है, उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, उसको ही बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, समझा?
चलो पढ़ते हैं, पढ़ो क्या। वेव्स दैट आर कॉज्ड बाय एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग साइनोसॉइडली। इसका मतलब क्या है? साइन वेव पता है, साइन थीटा पता है, उसका एक वेव होता है, साइन थीटा का एक वेव होता है, उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। चलो बताता हूँ तुमको साइनोसॉइडल वेव होता है क्या। देखो उसके लिए तुमको मैथ्स आना चाहिए। बताओ साइन थीटा बराबर इसका, बोलो 0 पे कितना आता है? साइन 0। साइन 30 पे कितना होता है? हाफ होता है। साइन 45 पे 1/√2 होता है। साइन 60 पे √3/2 होता है। साइन 90 1 180 0 270 -1 360 0। समझ आ रहा है? समझा? अरे ये टेबल है, पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री बराबर। अब मैं अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ, देखो साइन का ग्राफ आता कैसे है, तो थीटा वर्सेस थीटा के हिसाब से बना रहा हूँ मैं ग्राफ। देखो ये ओरिजिन 0, साइन का सबसे बड़ा वैल्यू देखो कहाँ पे आया है? 1 है ना, 90 पे। और सबसे छोटा वैल्यू -1 कहाँ पे? 270। समझा? 90 का गैप लूँ यहाँ से, 90 पे 1 आया ना। देखो ये मैं समझो यहाँ पे लेता हूँ 90, ये हुआ 180, ये हुआ 2, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा 270, और आगे इधर 360 ले लेता हूँ। किधर? तो इधर ये 360 बराबर। चलो ये 90 है समझो। 90 पे तुम्हारा ग्राफ कहाँ जाएगा? मतलब 90 पे वैल्यू कितना है? 1। मतलब ज़्यादा वैल्यू है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऊपर है ना, मतलब यहाँ आएगा तुम्हारा पॉइंट, इधर है 90 पे। 180 है ये, 90 का गैप है। 180 पे कितना है? 0 मतलब यहीं पे रहेगा। अरे ये 0 ये होता है ना, समझा? 90 हो गया, 180 हो गया, अब 270 पे आता है। 270 पे कितना है? नीचे के ऊपर, नीचे इतना ही, ये 1 का डिस्टेंस ना, इतना ही डिस्टेंस नीचे भी आएगा ना। समझ में आ रहा है? 360 पे कितना था? 0। ये जो पॉइंट्स मिला है ना मुझे, इस पॉइंट से ग्राफ बनता है, दिख रहा है? समझा? ये ग्राफ को बोलते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ। साइन वेव का ग्राफ ना, साइन थीटा का ग्राफ बना है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइनोसॉइडल। समझा? हाँ, हमारा जो करंट होता है एसी करंट, वो भी साइनोसॉइडल करंट होता है बराबर। और ये भी वेव देखो साइनोसॉइडल ही वेव है ना, साइन का वेव है बराबर। समझा क्या? दोनों साइन वेव है बराबर, इसके लिए साइनोसॉइडल नाम लिया है बराबर। वहाँ पे कहाँ गया? एंड इधर था ना, किधर था? हाँ ये ना, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग साइनोसॉइडल। साइन है ना बराबर, साइन का ग्राफ के हिसाब से जा रहा है ना, साइन का ग्राफ है बराबर। हाँ, और दोनों एक दूसरे पे कितने एंगल पे? पहले तो बताया था ना, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी 90 डिग्री पे एंगल पे। जरा देखो, ये देखो, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इधर जाना चाहिए वेव बराबर। इलेक्ट्रिक वेव ऊपर है ना ऐसा, अरे इलेक्ट्रिक वेव ऐसा जा रहा है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर ऊपर आएगा ना, ई बार। समझा? तुम्हारा मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक फील्ड का वेव वो ऐसा जा रहा है, समझ आ रहा है? ऐसा ना, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वाला वेव इधर आएगा। समझ आ रहा है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेव या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वाला वेव या तो मैग्नेटिक वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे है। क्या ये दोनों सिर्फ ये दो को 90 डिग्री पे एंगल पे? क्या ये देखो ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से भी 90 पे, देखो ना यहाँ पे। अरे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इससे भी तो 90 पे है। समझा? तो इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसको ही परपेंडिकुलर है। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो इधर वही लिखा है देखो, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? डायग्राम तुमको समझ में आ गया रहेगा, डायग्राम बना दिया था पहले, समझा ना क्या है? चलो अब पढ़ते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या दिखाता है। एक पॉइंट, बहुत सारे वैसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये ना इलेक्ट्रिक वेक्टर बराबर, ग्रीन वाला बराबर, और रेड वाला क्या? मैग्नेटिक वेक्टर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, मतलब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ना। अरे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी परपेंडिकुलर है और अपने आप में भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है ना चीज? चलो पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई बार एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच, खुद से तो परपेंडिकुलर, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी क्या है? परपेंडिकुलर, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर वे। समझा बराबर? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइनोसॉइडल वेव है? पढ़ा है ना साइनोसॉइडल? अच्छा, उसमें से अगर मैं सिर्फ ई बार वाला वेव देखो, ई बार का वेव, ई बार, क्या ये साइनोसॉइडल वेव है? क्या ये साइनोसॉइडल वेव है? क्या दो? अच्छा तुमको एक नया चीज सिखाता हूं, इन फेज और आउट ऑफ फेज बराबर। देखो ये एक वेव दिखा बराबर, अब देखो
रेड वाला वेव दिखाई दे रहा है? जिस पॉइंट से तुम्हारा ग्रीन वाला वेव चालू हुआ, क्या उसी पॉइंट से तुम्हारा रेड वाला वेव चालू हुआ है? तो ये इन फेज नहीं है, ये इन फेज लेकिन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला वेव देखो, जहां से तुम्हारा इलेक्ट्रिक वेव चालू हुआ है वहीं से तुम्हारा मैग्नेटिक वेव वाला चालू हुआ, और दोनों एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं, बराबर टाइम पे मीट होंगे। ये ऊपर जाके जब तक इधर आएगा उतने टाइम में इधर आ जाएगा, ये जितने टाइम में नीचे के इधर जाएगा तब तक इधर आ जाएगा। समझा रहा पॉइंट क्या है? बोलो बराबर ना। तो दोनों इन फेज है कि आउट ऑफ फेज है? इन फेज। नेक्स्ट पॉइंट, ई बार मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड बी बार मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वैरी साइनोसॉइडली एंड आर इन फेज। इन फेज है ना, दोनों एक ही पॉइंट से, बराबर ध्यान दे रहे ना सब लोग? हाँ अच्छा, ये रुक जाओ देखो, पूरा रूम बंद है, समझो पूरा रूम वगैरह सब कुछ बंद है, फोन लगा रहे हैं, कॉल लगता है? लगता है ना? लगता है ना? मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दीवार के आर पार हो जाता है, मतलब सॉलिड से पास हो सकता है, हवा से जा रहा है मतलब गैस से भी जाता है। समझा? कहीं से ही पास हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किधर से ही पास हो सकता है। समझा? यहाँ से सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है ना? समझा? तो स्पेस से ही पास हो सकता है, मतलब वैक्यूम से ही पास हो सकता है। समझा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम सब जगह से पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। उसको आगे बढ़ने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। समझा? पढ़ो फॉर थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट फॉर्म है, बराबर, कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम से ही ट्रैवल हो सकता है, बराबर, एंड ऑल्सो थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब जगह से ट्रैवल हो सकता है, उसको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है आगे प्रोपोगेट होने के लिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट फॉर्मूला है, बराबर, ऐसा पाया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका वेलोसिटी हमारे लाइट के वेलोसिटी से एग्जैक्ट मैच होता है, बराबर। मैक्सवेल जो है साइंटिस्ट, ये जब वर्क कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे तो उन्होंने इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव बनाया था, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया और मालूम पड़ा कि उसका वेलोसिटी बराबर लाइट के वेलोसिटी से मैच हो जाता है। तो मैक्सवेल ने अपना एक थ्योरी दिया है कि लाइट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझा? किस बेसिस पे दिया था मालूम है? सिर्फ दो कंडीशन था वहां पे, लाइट का वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी से मैच हो गया था, इसलिए उसने बताया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक और कंडीशन बताया, लाइट को ट्रैवल होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मालूम है? सन से हमारे तक आ जाता है अर्थ पे, बीच में मीडियम नहीं है ना, स्पेस है वहां, फिर भी वहां से आ जाता है। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। समझा? दो चीज के बेसिस पे बता दिया था मैक्सवेल ने कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझा? बोलने का मतलब है लाइट का वेलोसिटी किससे मैच होता है? इलेक्ट्रो। लाइट को जैसे मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। समझा? चलो पढ़ते, कहाँ थे हम लोग? हाँ, द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैच होता है। फॉर्मूला है C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, C मतलब क्या? 1/√, क्या दिया फॉर्मूला? म्यू नॉट एप्सिलॉन। कल सिखाया था तुमको मैंने, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं बताओ? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद होना चाहिए तुमको। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का कल मैंने एक वैल्यू बताया था तुमको, म्यू नॉट के अपॉन में 4 पाई था, तो आंसर कितना था? 10⁻⁷। तो बताओ सिर्फ म्यू नॉट का वैल्यू क्या रहेगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अरे नीचे का 4 पाई तो भेज सकते हैं ना, याद रखो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। वैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया था, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पढ़ाया हुआ चीज है, बराबर। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रहेगा? ठीक है, आगे एक मिनट रुक जाओ। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो टोटल एनर्जी होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कहाँ कहाँ बताओ? एक इलेक्ट्रिक में और दूसरा, तभी तो नाम दिया उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पढ़ो, the energy of electromagnetic waves is equally distributed between electric and, दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। समझा? आगे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता है? नहीं, ठीक है, चलिए बता दो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? सुनो, अगर कोई दो पॉइंट पे, सॉरी एक पॉइंट पे, अगर कोई एक पॉइंट पे दो वेव रीच होता है, अगर कोई एक पॉइंट पे दो वेव रीच हो रहा है, कैसे रीच हो रहा है जरा देखो। एक वेव यहां से आ रहा है, एक वेव इधर से ऐसा आ रहा है, बराबर, और ये है वो वेव, ये दिख रहा है फर्स्ट वाला वेव, बराबर, ये सेकेंड वाला वेव,
अब जरा ध्यान से देखो, वेव का दो पार्ट होता है। ये जो वेव मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ये वेव का नाम है ट्रांसवर्स वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना। जरा ध्यान से देखो क्या है, ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, बराबर। और नीचे वाले पार्ट होता है ट्रफ, याद रहेगा, क्रेस्ट और ट्रफ। ओके, जरा इस पॉइंट पे देखो, फर्स्ट वेव का क्या रीच कर रहा है वहां पे, क्रेस्ट की ट्रफ, फर्स्ट वाले वेव का क्रेस्ट है ना वहां पे, अरे क्रेस्ट टच कर रहा है। सेकेंड वाले वेव का बराबर। जब दो वेव जिसका मतलब ऑलमोस्ट एक ही मीडियम से ट्रैवल हो रहा है, एक ही पॉइंट पे रीच कर रहा है साइमल्टेनियसली, और दोनों इन फेज है ना, इन फेज है, ये भी आके टच किया, दोनों आके टच किया ना एक साथ, दोनों क्रेस्ट आके टच किया है, इन फेज है। तो उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, देखो एम्पलीट्यूड मतलब ये मिनिमम दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये दिख रहा है, बराबर, उसको बोलते हैं प्लस है ऊपर, बराबर, ये एम्पलीट्यूड ये बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा ऐसा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैं? देखो ना, पहले कितना सा, आप देखो कितना बढ़ गया, अरे पहले छोटा सा था ना, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, ये पहला वाला छोटा वाला पार्ट और दूसरे का वेव का छोटा पार्ट, तो बड़ा पार्ट बन जाएगा, बड़ा क्रेस्ट बन गया ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, समझा। व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ सेम मीडियम्स अराइव्स एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली एंड एट सेम टाइम, then the resultant displacement at that point is the vector sum of the two displacement produced by individual waves। ऐसा स्टेटमेंट है, पढ़ाऊंगा 12th में, बराबर। अभी के लिए जैसे याद रखो कि जो अगर दो वेव साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे रीच कर रहा है, वो दोनों वेव एक ही मीडियम से ट्रैवल होना चाहिए, इन फेज होना चाहिए, और एक ही टाइम पे वहां पे रीच करना चाहिए, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो बढ़ जाएगा ना वहां पे, समझा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद रहेगा। ऐसा बहुत स्टेटमेंट है, मालूम पड़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा, मतलब समझो ना, अभी के लिए मतलब चाहिए, बराबर। तो ये वेव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है, समझा, याद रहेगा, पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपर, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पॉइंट पे है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पॉइंट पे है, इन फेज है, बराबर टाइम पे है, सेम टाइम पे दोनों का क्रेस्ट ऑफ बराबर है, तो वहां पे बढ़ जाएगा वो वेव, समझा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझा लॉजिक क्या है? अरे इजी है, हार्ड नहीं है, बराबर। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मालूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जो हमको लाइट दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि उतना ही है लाइट, हमको सिर्फ विबज्योर दिखाई देता है, विबज्योर, हमको एक्स रे नहीं दिखता है, हमको रेडियो वेव नहीं दिखता है, हमको इंफ्रारेड वेव्स नहीं दिखता है, समझा क्या, हमको गामा रेस नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? जो हम लोग देखते हैं एक्चुअल में सिर्फ वही रियलिटी, ऐसा नहीं है, समझ आ रहा है? हम लोग जो देखते हैं वो जरूरी नहीं कि वही रियलिटी है, रियलिटी कुछ बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत थोड़ा सा छोटा सा चीज़ देखते हैं। जरा पेज पे आओ, तुम बताता हूँ, वो चैप्टर जरा ओपन करो, कौन सा चैप्टर था ये अपना, हाँ पेज नंबर 232 पे आओ, आए 232 पे मिला क्या? देखो ऐसा एक नीचे स्पेक्ट्रम दिखाई देगा तुमको, स्पेक्ट्रम मिला, जरा ध्यान से देखो, एक स्पेक्ट्रम में वो बीच में दिखा है तुमको, ऐसे डॉटेड लाइन ऐसा आया हुआ है, डॉटेड लाइन ऐसा बीच में आया हुआ दिख रहा है, दिखा क्या? हाँ, और वो डॉटेड लाइन चालू जरा कहाँ से हुआ, जरा देखो उधर दिख रहा है, उधर वो थोड़ा कलर लाइन से, कलर लाइंस, और एकदम बीच में यहाँ पे, समझा, सिर्फ उतना सा ही लाइट हमको दिखाई देता है, बस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? देख रहे, तो इतना सा पतला सा लाइन देखो वहाँ पे, और उसको बड़ा किया ऐसा ना, और वहाँ पे विबज्योर लिखा है, वॉयलेट ग्रे, वो दिख रहा है, अरे नीचे देखो ना, नीचे कलरफुल विबज्योर लिखा है, विबज्योर रेनबो सा कलर, वो सब, समझा, सिर्फ उतना सा ही लाइट हमको दिखाई देता है। इसका मतलब है क्या? उतना ही है, बहुत और भी बहुत लाइट है। जरा देखो उधर, उस लाइट के जरा लेफ्ट में आओ, ये देखो बीच में तुमका छोटा सा बीच में स्पेक्ट्रम दिखा, इसके लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में इधर आओ, क्या मिला देखो तुमको वहाँ पे, यूवी, ये मालूम है क्या था? यूवी, यूवी ये साइड लेफ्ट में, लेफ्ट में अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस जो सन से मिलता है, बराबर। अगर ओजोन लेयर नहीं है तो डायरेक्ट यूवी रेस हमारे ऊपर गिरेगा, बराबर। उसके बाजू में वो भी हमको नहीं दिखता, हमको यूवी रेस नहीं दिखता है, हमारा नेकेड आइज नहीं देख सकता यूवी रेस को। यूवी रेस के और पीछे देखो क्या है, एक्सरे, एक्सरे भी नहीं दिखता है हमको, एक्सरे दिखता है क्या? एक्सरे भी नहीं दिखता है। उसके पहले देखो क्या है, गामा रेस, वो भी हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये सब प्रेजेंट है नेचर में, समझा। अब राइट में आओ जरा, वो हमारा वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम के बाजू में आओ, क्या है देखो क्या है, आईआर, आईआर मतलब इंफ्रारेड रेस, जो हमारे रिमोट कंट्रोल में होता है, रिमोट टीवी का रिमोट से जो रे निकलता है वो बल्ब के आगे छोटा, वो कौन सा रे रहता है? वो इंफ्रारेड रेस रहता है। उसके आगे देखो क्या है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मालूम है, ओवन, ओवन में कौन सा वेव लगता है, कौन सा रेस लगता है? माइक्रोवेव लगता है। उसके आगे और जाओ क्या है, एफएम नहीं, नीचे पढ़ो जरा लिखा क्या, रेडियो वेव्स, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते ज्यादा करके, रेडियो वेव्स। और आगे जाओ क्या है, लॉन्ग रेडियो वेव, समझा। ये इतना सब स्पेक्ट्रम में है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसको बोलते, जो मैंने तुमको पढ़ाया ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें से सिर्फ हमको जो दिखाई देता है वो क्या है, विजिबल लाइट,
बराबर, हमको सिर्फ विजिबल लाइट, सिर्फ हम विबज्योर देख सकते हैं बस, समझा। हम लोग बाकी गामा रे ये वो कुछ नहीं देख सकते, समझा क्या। चलो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रो, समझा स्पेक्ट्रम क्या है। अलग अलग, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबका वेवलेंथ भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। पढ़ो द ऑर्डरली, हाँ टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो बता दिया ना, पेज नंबर 232 पे देखो, फिगर 13.2 मिला रहेगा तुमको ना। हाँ पढ़ो, द ऑर्डरली अरेंजमेंट है, सबका ऑर्डरली अरेंजमेंट है, गामा रे से लेके पूरा लॉन्ग रेडियो वेव्स, ऑर्डरली अरेंजमेंट ना। हाँ किसका ऑर्डरली अरेंजमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बराबर। अकॉर्डिंग टू देयर, किसके हिसाब से किया है, वेवलेंथ के हिसाब से किया है, उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किया है, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप। ग्रुप बनाया ना सबका वहां पे कि गामा इधर आएगा, ये रेडियो वेव रहेगा, ये अल्ट्रावायलेट रहेगा, उनका ग्रुप बना दिया, बराबर बराबर। हाँ हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज, समझा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बराबर। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझा क्या है, अरे छोटा सा डिफाइन है बस, और क्या। चलो अब हर एक वेव जो भी उसमें लिखा है वो सबको पढ़ेंगे हम लोग, बराबर। सबसे पहला क्या है, रेडियो वेव। खासियत बताओ इसका, खासियत क्या है, सुनो। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, मीटर्स में होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ मालूम है क्या होता है, वेवलेंथ इधर देखो, वेव का लेंथ को बोलेंगे वेवलेंथ, सिंपल। देखो बताता हूँ वेवलेंथ कैसा होता है, देखो ये देखो, बराबर, ये वेव, बराबर, क्रेस्ट और ट्रफ दोनों को मिला के जो बनता है, जो डिस्टेंस मिलेगा, इसको बोलेंगे वेवलेंथ, लैम्बडा से डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं वेव का लेंथ। एक वेव का लेंथ मतलब वेवलेंथ, समझा, इजी है ना। हाँ तो रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, रेडियो वेव का वेवलेंथ मीटर बड़ा बड़ा रहता है, ऐसा मीटर्स में रहता है, ऐसा बड़ा रहता है, एकदम ज़्यादा वेवलेंथ है, इसलिए उसको हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, समझा। इसलिए उसको क्या करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है ना एकदम फटाफट, अरे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, समझा। इसके लिए किधर गए, हाँ रेडियो वेव्स। पढ़ो क्या बनता कैसे हो, देखो मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया है, बनता कैसे है, क्या प्रॉपर्टी है और कहाँ यूज़ किया जाता है, सब में आगे भी ऐसे रहेगा, किधर कैसे बना, प्रॉपर्टी क्या है और यूजेस क्या है। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो बना कैसे। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर में अगर चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन हो गया तो क्या बन जाएगा वहां पे, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वैसा बनता है, समझा कैसे बनता है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ कंडक्टिंग वायर, मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में, समझा। क्या प्रॉपर्टी, पढ़ो, वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है, समझा, वेरी लॉन्ग वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तक का भी वेवलेंथ होता है। सोचो मैं तुमको वेवलेंथ खाली मीटर बताया, समझा, फ्यू किलोमीटर से लेके फ्यू सेंटीमीटर से लेके फ्यू किलोमीटर तक का वेवलेंथ हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैं, अरे सोचो ना वेवलेंथ इतना बड़ा है तो एक वेव में ही सामने वाले को फोन लग जाएगा वहां पे, समझ में आ रहा है ऐसा। सेकंड पॉइंट, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, याद पढ़ो, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये एएम का बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ना एएम का फुल फॉर्म है एम्पलीट्यूड, तुम्हारे टेस्ट में दिया है वहां पे, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बराबर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड कितना होता है, देखो फ्रीक्वेंसी याद रखो, 53 to 1710 किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, पढ़ा रहेगा 10th में ना, पढ़ा रहेगा। तो रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होता है, 53 से लेके 1710 किलो हर्ट्ज, 53 किलो हर्ट्ज है, ये भी किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज, समझा। नेक्स्ट किधर यूज कहां करते हैं, फ्रीक्वेंसी वेव, रेडियो वेव्स ना, स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, रेडियो वेव का यूजेस में द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ वेव्स ना, ये जरा स्टेटमेंट चेक करो बराबर है क्या, ऐसी था ऑफ ना, हाँ जो टीवी में हम लोग यूज करते हैं, जो टीवी का सिग्नल्स होता है बराबर, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यूज्ड इन टीवी रेंजेस फ्रॉम, टीवी के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो कितना होता है, देखो 54 मेगाहर्ट्ज, उधर मेगाहर्ट्ज में रहता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगता है ना, 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगा, फ्रीक्वेंसी याद रखो बराबर। हाँ ये ना, ये 5, अच्छा ये पढ़ाया नहीं क्या तुमको मैं, ये डायरेक्ट इधर आगे लगता ना, अच्छा 553 लिख गया और रब हो गया शायद। हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड कितना होता है, 530 किलो हर्ट्ज से लेके 1710 किलो हर्ट्ज तक, बराबर। और ये जो फ्रीक्वेंसी का वेव हम लोग टीवी में यूज करते हैं वो कितना होता है, 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890
मेगाहर्ट्ज तक होता है। फ्रीक्वेंसी तुमको याद रखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ यूज करते, पढ़ो कहाँ, पहला यूज कहाँ पे, इट इज यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पस में। बराबर, पहले याद है, पहले बहुत पहले फोन यूज करते थे, घर पे होता ना टेलीफोन, बराबर, उसमें वायर वगैरह लगता है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर से पूरा कम्युनिकेशन होता था वहाँ पे, पहले का अभी नहीं होता है, समझा। याद है पहले फ़ोन जो होता था, नंबर इस पे टैग करता ना, हाँ, या तो घुमाते थे ऐसा बराबर, हाँ, तो उधर वो तो वायर्ड कनेक्शन था समझो वहाँ पे, बराबर, उधर ऑप्टिकल फाइबर वो सब यूज़ होता था, बराबर। वायरलेस अभी आ गया ना मोबाइल्स, वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, रेडियो वेव्स, बराबर, रेडियो वेव्स यूज़, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रहता है इसके लिए। सेकंड कहाँ, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, टीवी का सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, समझा, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, सेलुलर फोन्स में यूज़ करेंगे, यूजेस रेडियो, ये रेडियो भी यूज़ करता है कौन सा, टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, बराबर, जो हम लोग देखो ना क्या लिखा है, सेलुलर फोन मतलब हमारा फोन जो है, बराबर, उससे हम लोग वॉइस कम्युनिकेट करते हैं ना, वो वॉइस को कैसे कम्युनिकेट कर लेता है, वो वॉइस कम्युनिकेशन को वो फीड करता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में। मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ जो भी रहेगा ये वेव्स एक सेकंड में कितना गया। अभी जो हमारा करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, एसी करंट, वो एक सेकंड में 50 बार ऐसे जाता है, एक सेकंड में 50 बार ऐसे जाता है। तो सोचो ना मेगाहर्ट्ज में, मेगा 10⁶ हर्ट्ज, एक सेकंड हुआ कि वो इतनी बार, समझो मेगाहर्ट्ज मतलब समझा 1710 इंटू 10⁻, अगर देखो ये किलो हर्ट्ज, इसका बात बताऊं मैं तुमको इसका, तो एक सेकंड में 1710 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऐसा मोशन कर सकता है। एक सेकंड में घड़ी का काटा टिक होता है ना ऐसा, सेकंड हैंड जैसे टिक हुआ उतने में उसने 1710 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऐसा कर लिया है, ये हो गया, समझा, इतना हाई फ्रीक्वेंसी, समझा, इसके लिए फटाक से फोन लगता है, समझा लॉजिक। चलो आगे बढ़ते हैं, और किधर था, हाँ ये समझा क्या है, शॉर्ट फॉर्म ये चैप्टर का ज़्यादा वेटेज नहीं है, ज़्यादा 2 या 3 मार्क का वेटेज रहता है, बड़ा ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, फुल फॉर्म याद है ना सबको, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा वेव, माइक्रोवेव ओवन, उधर यूज करते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर माइक्रोवेव लगा तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, तभी तो पकता है खाना, बराबर ना। हाँ पढ़ो, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑसिलेटर्स, इलेक्ट्रिक, एक सर्किट रहता है ना वो, अरे ओवन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक टाइप के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट रहेगा, उसके अंदर मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, बराबर, याद रखो। इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में तुमको पढ़ाऊंगा, अभी तुम फिजिक्स चालू कर दिया ना, अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा तुमको इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, बराबर। याद रखो माइक्रोवेव जो है ये कैसे बनता है, ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके अंदर होता क्या है, 2 मेन कंपोनेंट, कौन सा, इंडक्टर और कैपेसिटर। सिंबल चाहिए तो बता देता हूँ, ये इंडक्टर का सिंबल है, बराबर, ये जो सिंबल बना रहा हूँ ये किसका सिंबल है, इंडक्टर, एल से उसका सिंबल से डिनोट करता है। एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का सिंबल है, चलो कैपेसिटर बता ही सकता हूँ। फैन देखा है, फैन, घर पे फैन रहेगा, सीलिंग फैन, उसमें ऐसा कुछ तो लगा रहता है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटर या फिर कंडेंसर, 2 नाम है इसका, इसको बोलते हैं कैपेसिटर या फिर कंडेंसर, बराबर। और इंडक्टर भी देखा रहेगा तुमने, कोई भी एफएम वगैरह का सर्किट खोलेंगे या फिर कोई भी सर्किट खोलेंगे, उसमें तुमको ऐसा स्प्रिंग टाइप अंदर दिखाई देगा ऐसा, बराबर, तो वो इंडक्टर होता है। समझा क्या है, माइक्रोवेव बनता कैसे है, ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इंडक्टर और कैपेसिटर। चलो अब पढ़ते क्या क्या प्रॉपर्टी है, तुमको मालूम है जिधर भी गिरेगा उधर क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट, गर्म कर देगा। पढ़ो, दे हीट द सब्सटेंस ऑन विच दे आर इंसिडेंट, जिस पे भी इंसिडेंट किया उसको गर्म करेगा, समझा। आगे, दे आर डिटेक्टेड बाय क्रिस्टल डिटेक्टर, क्रिस्टल डिटेक्टर से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट रुको, कहाँ गया पॉइंट, माइक्रोवेव वाला पॉइंट है ना, दे कैन बी डिटेक्टेड बाय क्रिस्टल डिटेक्टर, क्रिस्टल डिटेक्टर से हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे है या नहीं माइक्रोवेव, समझा, डिटेक्ट करना भी पड़ेगा ना, है कि नहीं, वो कैसे चेक कर पाएंगे हम लोग, क्रिस्टल डिटेक्टर टेक्निक, बराबर। ऐसा कहाँ यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, वहां यूज किया जा सकता है, बहुत दूर तक अगर कम्युनिकेशन करना है वहां पे तो। सेकंड, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है, बराबर, यूज फॉर कुकिंग के लिए। दे आर यूज्ड इन रेडार, पता है रेडार क्या होता है, रेडार मालूम है, रेडार, अरे रेडार पढ़ा रहेगा ना, एरोप्लेन्स का लोकेशन कैसे मालूम पड़ता है, रेडार से, बराबर ना। रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग सिस्टम, बराबर, उसका रेडार का फुल फॉर्म है। एक सोनार भी होता है ना, सोनार, वो शिप्स की तरह पानी में, उसके लिए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, बराबर, ऐसा याद रहेगा। किधर यूज करते हैं, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव ओवन, और दूसरा रेडार में यूज किया जा सकता है, बराबर। आगे नेक्स्ट कौन सा रे, इंफ्रारेड रे, जो भी बॉडी, देखो इंफ्रारेड कैमरा होता है, मालूम है, कैमरा अगर लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है,
अगर तुमको कोई भी बॉडी को वहाँ पे डिटेक्ट करना है तो इंफ्रारेड यूज़ करते कैमरा वहाँ पे, इंफ्रारेड। वो क्यों मालूम है? कोई भी हॉट बॉडी, हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, हम लोग इंफ्रारेड रेस एमिट करते हैं, बराबर। हमारा बॉडी भी क्या एमिट करता है? हमारा बॉडी ही नहीं, कोई भी गर्म चीज़ क्या एमिट करेगा? इंफ्रारेड रेस। तो इंफ्रारेड कैमरा से उस हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई तो है, समझा? ऐसा बॉर्डर वगैरह बहुत यूज़ होता है अंधेरे के टाइम पे, समझा? कोई वहाँ पे अंदर आने का फिर बाहर जाने की कुछ कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे इंफ्रारेड कैमरास वगैरह लगा रहता है, वो बता देते हैं कि हाँ ग्रीन कलर दिखता है वहाँ पे, कोई तो है, मूव हो रहा है वहाँ पे, ऐसा। पढ़ो, ऑल हॉट बॉडीज आर द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेस, समझा? वो सब किसका सोर्स है? मतलब इंफ्रारेड से रेस का सोर्स है जितने भी हॉट बॉडीज है, बराबर। आगे प्रॉपर्टीज में, when the rays are incident on the object gets heated। कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम, जैसे ये माइक्रोवेव, सेम लॉजिक इसका भी इंफ्रारेड का, बराबर। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैंने उसको इंसिडेंट किया तो वो ऑब्जेक्ट वहां पे गर्म हो जाएगा, समझा? ऐसा है। द रेस आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय ग्लास, कांच, उसको जो कांच होता है वो इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, बराबर। इंफ्रारेड रेस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? बराबर। टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जो आगे जो लाइट लगी रहती छोटी सी, मालूम है? उसमें से इंफ्रारेड रेस निकलता है, फिर इंफ्रारेड वेव्स निकलता है, ऐसा बोल सकते हैं, बराबर। और वो टीवी का सामने ग्लास रहता है ना, तो वो एब्जॉर्ब वहाँ पे, समझा? ऐसा वैसे वहाँ पे सेंसर रहता है वहाँ पे, बराबर, उसको एब्जॉर्ब वगैरह करने के लिए। याद देखो ना, सबसे मेन इसका यूज कहाँ पे होता है? टीवी के रिमोट में। टीवी नहीं, कोई भी रिमोट में, बराबर। फोन्स आता है उसमें भी इंफ्रारेड होता है, मालूम है? कुछ कुछ फोन्स में होता है इंफ्रारेड सेंसर्स, बराबर, याद रहेगा। अरे रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं, बराबर, रिमोट कंट्रोल्स में। पढ़ो किधर का यूज, देखो पहला ही है यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी एंड वीसीआर। टीवी और वीसीआर के रिमोट कंट्रोल में होता है, बराबर, वो लाइट होता ही है वहाँ पे। हाँ, पहले डीवीडी आता था ना, डीवीडी वीसीआर, जिसमें सीडी डालते थे, प्ले करते थे, वैसा डीवीडी वीसीआर, बराबर। सेकंड, कीप ग्रीन हाउस वार्म, बराबर, ग्रीन हाउस को वार्म रखने के लिए यूज करते हैं। बेसिक यूज है, ज्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। विजिबल लाइट तो मालूम ही है, विबज्योर ना, जो हम लोग देख सकते हो, जो हमारा नेकेड है, ये सब नहीं देख सकते। इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव, रेडियो वेव सब नहीं देख सकते हम लोग, समझा? हम लोग सिर्फ विजिबल लाइट ही देख सकते हैं, समझा? पढ़ो, विजिबल लाइट इज एमिटेड ड्यू टू एटॉमिक एक्साइटेशन। एक एटम्स के अंदर जो हमारा लाइट बल्ब होता है, लाइट बल्ब, इसमें जो भी एटम रहता है, टंगस्टन होता है, तुम पढ़ा रहेगा। पहले जो येलो कलर का होता था वो येलो रोशनी होता था, याद है? उसमें टंगस्टन का फिलामेंट क्लियर दिखता था, ऐसा दिखा रहेगा ना बल्ब में, ऐसा बल्ब रहता था वहाँ पे, बड़ा ऐसा, उसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट रहता था, क्लियर ऐसा दिखता था, बड़ा। और कभी ऐसा कुछ करके वो टंगस्टन फिलामेंट टूट गया तो बल्ब जलता नहीं था, मालूम है? अभी कोई भी बल्ब खराब हो गया तो वो लोग देखते थे ऐसा लाइट कैमरा रख के कि उसका फिलामेंट टूटा है कि नहीं, समझा? और कभी झटका मार के कभी वो फिलामेंट जो टूटा है उसके ऊपर आके ऐसा लग गया, वापस जल चलो जाता, समझा? देखा है कभी ऐसा? ये पहले ही ऐसा था, पहले टंगस्टन का, बड़ा, तभी यूज करते थे वहाँ पे। तो इसमें तो कैसा मालूम है? वो जो एलिमेंट है, एलिमेंट एटम से बना रहेगा ना, एटम से बना रहेगा। हाँ, जब एटम से बना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइट जलाते हैं कैसे? पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप का एनर्जी है। जैसे ही एटम को एनर्जी मिलता है तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी देखो, इलेक्ट्रॉन पहले ये दिख रहा है फर्स्ट वाला जो शेल है या फिर फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उस ऑर्बिट के एनर्जी से मैच हो रहा है, इसके लिए उधर घूम रहा है वो, समझा? ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में क्यों घूम रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और उस ऑर्बिट का एनर्जी मैच हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दूं तो क्या वो उधर रहेगा? नहीं रहेगा ना। फिर वो ऐसा ऑर्बिट ढूंढेगा जहां पे अब उसका ज्यादा एनर्जी उस ऑर्बिट के एनर्जी से मैच होना चाहिए, समझ में आ रहा है? और जैसे दूर दूर जाते हैं वो शेल का एनर्जी बढ़ते बढ़ते आता है, KLMN पढ़ा रहेगा तुमने। जैसे दूर दूर जाएंगे ये शेल का एनर्जी बढ़ता है। तो अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और जाएगा हायर, ये देख रहा है, हायर ऑर्बिट में ऊपर जाएगा, इधर यहाँ पे रहेगा। इधर वो मैक्स टू मैक्स 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है, बस कितना रुकेगा? सिर्फ। हाँ, जाने के टाइम पे इसको एनर्जी का जरूरत था, किसने दिया? मैंने दिया, बराबर ना? इलेक्ट्रिसिटी बताइए, मैंने दिया, बराबर। जाने के टाइम एनर्जी मैंने दिया, आने के टाइम पे देखो उधर रुकेगा कितना देर? सिर्फ वो देखो, ये उसका घर है, पहला ऑर्बिट उसका घर है, कितना ही पैसा है कुछ भी आएगा, कहीं तो जाएगा, आएगा तो रिटर्न इधर ही आएगा ना। और जब जाने के टाइम पे पैसा लगेगा, आने के टाइम पे खर्चा करके आएगा पूरा, सेम वैसे लॉजिक है। यहां से उसको पहले एनर्जी दिया अपन ने तो ऊपर गया, बराबर। अब वहां पे सिर्फ कितना देर रुकेगा वो? 10⁻⁸ सेकंड। जाने के टाइम पे एनर्जी मैंने दिया, आने के टाइम पे वो एनर्जी देगा, समझा?
तो ये जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी देता है, ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? इसके लिए हमको लाइट दिखता है। जो लाइट मिल रहा है, जो लाइट आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है। जो हो रहा है ऐसे ही चीज होता है वहां पे, समझा? व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज गिवन सम एनर्जी, इट गेट्स एक्साइटेड। ज्यादा एनर्जी आ गया उसके पास, बराबर, इट गेट्स एक्साइटेड एंड जंप्स टू अ हायर एनर्जी लेवल। वो कहां जंप मारेगा? हायर एनर्जी लेवल। देयर इट स्टेज फॉर 10⁻⁸ सेकंड। कितना देर स्टे करेगा वो? एंड अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल। फिर से नीचे आएगा वो बाय रेडिएटिंग एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ पॉइंट क्या है? जाने के टाइम पे एनर्जी दिया, एक्साइट हो गया, ऊपर गया, 10⁻⁸ सेकंड रुका, नीचे आया, खुद एनर्जी दिया। वो जब एनर्जी देगा वो किसके फॉर्म में रहता है? लाइट। समझा लाइट कैसा बनता है? विजिबल लाइट। चलो इधर आते हैं फिर से। तो एटम का एक्साइटेशन हुआ ना यहाँ पे, एटॉमिक एक्साइटेशन, समझ में आ रहा है? पढ़ो, विजिबल लाइट इज एमिटेड ड्यू टू एटॉमिक एक्साइटेशन। समझ में आ रहा है? चलो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पढ़ो प्रॉपर्टी क्या है। डिफरेंट वेव। हाँ, तुमको लाइट का अलग अलग कलर क्यों होता है? लाइट के पास वो रेड कलर का जो लाइट आता है, रेड कलर का लाइट इसलिए होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ अलग है। अलग अलग कलर का लाइट का वेवलेंथ अलग अलग रहता है, समझा? हर अलग अलग मीडियम में लाइट का वेलोसिटी भी अलग अलग होता है। एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना? ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग रहता है, समझा? चलो पढ़ो पहला पॉइंट। डिफरेंट वेवलेंथ गिव राइज टू डिफरेंट कलर। ये बताया ना, अलग अलग कलर किसकी वजह से आता है? अलग अलग वेवलेंथ की वजह से। सेकंड पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट का वेलोसिटी अलग अलग होता है, समझा? सिंपल। नया पर कौन सा रे? अल्ट्रा। आज रेस खत्म हो जाएगा सब, फिर नेक्स्ट कल पढ़ेंगे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव, ये पढ़ा रहेगा ना, सरफेस वेव प्रोपोगेशन देखेंगे। चलो अल्ट्रावायलेट रेस, बराबर, अल्ट्रावायलेट रेस ये बनता कहां से? देखो तीन है पॉइंट याद रखो। मर्क्यूरी वेपर लैंप, इलेक्ट्रिक स्पार्क, या तो कार्बन आर्क लैंप। याद रहेगा, मर्क्यूरी वेपर लैंप, इलेक्ट्रिक स्पार्क, या तो यहां से बन सकता है अल्ट्रावायलेट रेस, समझा? पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। अल्ट्रावायलेट रेस या फिर वेव्स प्रोड्यूस्ड वॉस ना, बराबर ना, वॉस प्रोड्यूस्ड बाय, पढ़ो, मर्क्यूरी वेपर लैंप, इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड कार्बन आर्क लैंप। यहां से बन सकता है, बराबर। ऐसा क्या प्रॉपर्टी इसके पास? जिधर भी ये दिख रहा है, जिधर भी अल्ट्रावायलेट रेस गिरेगा ना, कोई भी शीट पे, बराबर, कोई भी सर्टेन मटेरियल पे, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जहां पे मैंने अल्ट्रावायलेट रेस को मारा तो वो उधर चमकता है, ऐसा ग्लो होता है वहां पे, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस, बराबर। कोई सर्टेन मटेरियल हमारे पास ऐसा है जहां पे अगर मैंने अल्ट्रावायलेट रेस को इंसिडेंट किया तो वहां पे वो ग्लो होता है, फ्लोरेसेंट होगा, समझा? पढ़ो, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन सर्टेन मटेरियल। कुछ मटेरियल में वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, बराबर, सब में नहीं है। बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मालूम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मालूम है? नहीं? चलो देख लो, एकदम स्मॉल बता दो, ज्यादा कोई डिटेल में नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या? सुनो, एक हमारे पास मेटालिक प्लेट है, समझो, एक मेटल प्लेट है, बराबर। अगर कुछ एनर्जी मैंने दिया, बराबर, कुछ एनर्जी, कुछ वेव आया जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो वो क्या करता है? एक पर्टिकुलर उसके पास फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होना चाहिए। वो पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ वेव जो होता है E = h nu होता है, बराबर। इसका फॉर्मूला है, बराबर, बताऊंगा तुमको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ाएगा तभी, मुझे शॉर्ट में देखो। वेव जिसके पास ज्यादा एनर्जी है और कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, बराबर, उसकी वजह से क्या करता है? एनर्जी, यहाँ पे कोई तो एटम रहेगा ना, यहाँ पे कोई तो एटम रहेगा, ये एनर्जी उस एटम को देगा। पहले वो एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, ना एनर्जी। अरे एटम पे पहुंचने से पहले, पता है, एटम के एक्चुअल में पहले इलेक्ट्रॉन से उसका कांटेक्ट होगा ना, तो एक्चुअल में एनर्जी किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शॉर्ट में बताया, ज्यादा कुछ डिटेल में बताया नहीं, बराबर, क्योंकि इसके ऊपर टॉपिक है, हमको अलग से बताऊंगा तुमको। समझा क्या है? बोलो। एक वेव जिसका कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है, पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसकी वजह से वो एनर्जी जब इसको मिलता है पार्टिकल को, वहां पे जो भी एटम रहेगा उधर से वो क्या निकाल देता है? एक इलेक्ट्रॉन को कुछ मेटालिक सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, बराबर, वो कौन सा प्रोसेस में आ जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक। समझा प्रोसेस? समझो क्या है? अरे शॉर्ट में बताया एकदम, समझा क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो क्यों बोल रहे हैं? लाइट ये फॉर्म में जो ये एनर्जी रहता है वो लाइट के फॉर्म, बराबर। फोटो इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझा? ऐसा तो यूवी रेस क्या कर सकता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है, बराबर। आगे कहां यूज कर सकते हैं? यूवी रेज डिस्ट्रॉयज जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जर्म्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, बहुत एकदम ज्यादा एनर्जी रहता है इससे, मालूम है तुमको? कोई भी समझो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मालूम है क्या? जिससे ऑपरेशंस वगैरह करते हैं,
अब वो बहुत महंगा रहता है। एक बार कुछ समझो कुछ टिश्यू वगैरह कुछ स्किन वगैरह कट कर दिया तो क्या उसको फेंक देंगे इंस्ट्रूमेंट को, वापस यूज़ नहीं करेंगे? करेंगे ना? क्या फेंक देंगे? यूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करना पड़ेगा ना, महंगा है बहुत। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, जब भी उसको क्लीन वगैरह करेंगे उसके ऊपर एक बार यूवी रेस कर देते हैं, यूवी रेस मार देते हैं एक बार, जितना भी बैक्टीरिया और जर्म्स था सब गया। समझो लॉजिक क्या है? फिर रीयूज कर सकते हैं। पढ़ो, यूवी रेस डिस्ट्रॉयज जर्म्स एंड इट इज यूज्ड इन स्टरलाइजिंग। स्टरलाइज मानो इसको बोलते हैं स्टरलाइजिंग, जितना भी जर्म्स और बैक्टीरिया वो उस पे इंस्ट्रूमेंट पे था कटिंग विटिंग वाला, समझा, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इट इज यूज्ड टू स्टरलाइज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। बराबर। एक्सरे, एक्सरे मालूम है क्या होता है? एक्सरे मालूम है किसने बनाया था? क्या? रॉन्टेजन। याद रखो, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसके लिए एक्सरे का एक और नाम है, एक्सरे को रॉन्टेजन रेस भी बोलते हैं। बराबर, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ये पॉइंट, मिलेगा तुमको। बराबर, मेरे को याद है तो मैं बता दूं। एक्सरे को किसने बनाया? एक्सरे को डिस्कवरी किसने किया था? रॉन्टेजन, साइंटिस्ट का नाम है। बराबर, इसके लिए एक्सरे को भी बोलते हैं रॉन्टेजन रेस। ये एमसीक्यू में आ चुका है एक बार एमएचटीसीटी में कि एक्सरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉन्टेजन रेस। बराबर, हाँ। तो ये एक्सरे ये एक्चुअल में है क्या? कैथोड। देखो दो चीज होता है, कैथोड होता है, एक एनोड रहता है। बराबर, कैथोड का जो रेस है उसको अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल ने, देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, समझो यहां से निकल रहा है कैथोड, उठा जरा उसको, समझो ये इधर से कैथोड रेस आ रहा है, ये दिख रहा है, यहां से कैथोड रेस आ रहा है, इधर लगी कैथोड रेस। कैथोड रेस को एक ऑब्स्टिकल ने रोक दिया ना, ये मेटल का रहता है, कोई पर्टिकुलर रहेगा मटेरियल। बराबर, यहां से आया कैथोड रेस, एक ऑब्स्टिकल ने रोका, ये नीचे गिर जाएगा ऐसा। बराबर, और यहाँ पे पर्टिकुलर बॉडी रहता है, जो भी पेशेंट वगैरह रहेगा जिसको एक्सरे कराना रहेगा, अरे वही एक्सरे है वो, समझा। एक्सरे बोन्स से पास नहीं हो पाता है, बोन्स वाला बोन्स उससे पास नहीं हो पाता है, वो मसल से पास हो जाता है पर्टिकुलर प्रॉपर्ली। जो डेंसर ऑब्जेक्ट है ना, डेंस जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, उससे पास नहीं हो पाता है। इसलिए जिससे पास, देखो सिंपल सा लॉजिक है, सामने समझो ये कभी लाइट के सामने तुम लोग खड़े रहो, लाइट तुम्हारे अंदर से आर पार होएगा क्या? क्योंकि हमारा डेंसिटी से वो पार नहीं हो सकता है, तो हमारा पीछे एक इमेज बनता है ना, समझा। वैसे ही यहाँ से कैथोड रेस आया, इधर गिरा, इधर से नीचे गया, बराबर, और नीचे यहाँ पे बॉडी लगाया रहेगा। बराबर, कभी देखो तो ऐसे रहता है वहाँ पे, कभी एक्सरे कराने जाओ तो ऐसे दिखेगा। बराबर, तो वो बॉडी पे जैसे ही एक्सरे गिरता है वो मसल वगैरह से तो पास हो जाता है, लेकिन बोन से पास नहीं हो पाता। इसके लिए बोन्स का नीचे इमेज बन जाता है, और अगर कभी बोन्स बीच में फ्रैक्चर विक्चर है ऐसा, तो वहाँ से तो पास हो जाएगा ना एक्सरे, वहाँ से पास हो जाएगा तो बराबर उसका इमेज बनता है कि हाँ यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है। समझो लॉजिक क्या है? समझा। फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए, बोन्स में फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे यूज करते हैं, समझा। एक इसका हार्मफुल भी है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। कभी भी देखो तुम लोग, जो भी एक्सरे करने वाला जो भी पर्सन रहता है ना, वो हमेशा एकदम दुबला पतला रहता है हमेशा। कभी देखो, नोटिस करो कभी ऐसा, अभी से आज के बाद समझो कभी नोटिस करेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जो एक्सरे ना, एक्सरे अगर उसका ज़्यादा एक्सपोजर हुआ, मतलब कोई उसका जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसको ज़्यादा एक्सपोजर होता है ना, उस एक्सपोजर ज़्यादा देर उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, तो वो उसके सेल्स को किल कर देता है। बराबर, उसके पास एबिलिटी है एक्सरे के पास कि वो हमारा सेल्स को किल कर दे, प्लांट और एनिमल सेल को किल कर सकता है, समझा। चलो पढ़ते हैं एक्सरे, पढ़ो कहाँ था। X-ray was produced by cathode rays are when produced by when cathode rays are suddenly stopped by the obstacle। बताया ना, यहाँ से कैथोड रे आया, यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, सडनली स्टॉप हुआ, नीचे गया रे, समझा, बन गया एक्सरे या फिर रॉन्टेजन रेस। पढ़ो क्या प्रॉपर्टी है? देयर ओवरडोज कैन किल प्लांट एंड एनिमल, नहीं सेल्स ना, डायरेक्ट मार थोड़ी देंगे ना, समझा। आगे सेकंड, दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। जो भी गैस से वो पास होएगा उस गैस को वो आयनाइज कर देता है, उसको आयंस में कन्वर्ट कर देता है, समझा। जो भी गैस, अरे ज्यादा एनर्जी है, जो भी गैस से वो पास होएगा वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? आयंस में। पढ़ो यूजेस, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल, मेटल में क्रैक, बोन्स का फ्रैक्चर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, एक्सरे फोटोग्राफ्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना हम लोग। हाँ, लास्ट रे पढ़ो क्या है? गामा रे। सबसे ज्यादा एनर्जी का रेस जो है वो है गामा रेस, बराबर। इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी, हाईली पेनिट्रेटिंग रेस बोल सकते हैं इसको। पढ़ो, एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द सम रे। अरे पढ़ाया ना तुमको न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें गामा आया था ना, गामा डीके, वही सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ये सब पढ़ाया था ना, वही लॉजिक है। प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टी है? हाई, सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास ही होता है, गामा रेस के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। दे आर हाईली, मतलब घुस जाएगा, आर पार हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, समझा। पेनिट्रेट यहाँ से जाएगा तो बाहर से निकलेगा, यहाँ से ऐसा निकलेगा, समझा। उतना वो देखना पड़ेगा, उतना डेंसिटी का वेव भी हो सकता है, डेंसिटी तो बहुत बढ़ा भी सकता है, ऐसा है डेंसिटी, समझा। सॉरी डेंसिटी बोल रहे हैं, उसका एनर्जी, बराबर, तो पास भी कर सकता है। यूजेस कहाँ यूज करते हैं?
यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड पे बैक्टीरिया वगैरह जब बोन वगैरह से पास हो सकता है, समझा। तो जो बैक्टीरिया का तो गया, बैक्टीरिया की वजह से खराब होता है ना सब खाना वगैरह, बराबर। तो फूड का प्रिजर्वेशन के लिए गामा रेस को यूज करते हैं, बराबर ऐसा। और दे आर यूज टू प्रोड्यूस, ये तुमको मालूम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाया मैंने तुमको, इसके बिना रिएक्शन होएगा ही नहीं। एक न्यूक्लियर आता है, 3 न्यूक्लियर मिलता है, याद है, सॉरी न्यूक्लियर बोल रहा है, न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से होता है रिएक्शन, मतलब ये प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्शन, इसकी वजह से तो होता है ना न्यूक्लियर रिएक्शन। समझा क्या है? तो समझा आज क्या क्या पढ़ाया मैंने तुमको। सबसे पहले पढ़ा अपन ने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैक्सवेल के हिसाब से वो जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो प्रोड्यूस करता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वही प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक, ये कंटिन्यू होते रहेगा। समझा? समझा? इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों के बीच में कितने एंगल 90, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर रहता है, बराबर। हाँ, फिर पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, इसमें याद है दोनों क्या बताया था, इसमें परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ वेव कोई परपेंडिकुलर, साइनसॉइडल रहता है और इन फेज रहता है। फिर पढ़ाया था ईएम वेव, ये कहीं से ही पास होता है, किधर से भी, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती इसको पास होने के लिए। वेलोसिटी किससे मैच होता है इसका, लाइट के बराबर, 3 × 10⁸, बराबर। ये सब वैल्यू तुमको याद रहेगा, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का, बराबर। फिर ये पढ़ा अपन ने दोनों जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइडेड रहता है। फिर लास्ट में वो सुपरपोजिशन के थ्योरम के प्रिंसिपल को ओबे करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया, यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ये सब। रेडियो वेव्स ज्यादा वेवलेंथ, याद है ना, माइक्रोवेव, ओवन, तो छोटा मोटा पॉइंट बता रहा है बस तुमको। इंफ्रारेड रेस, रिमोट कंट्रोल, बराबर। विजिबल जो हमारा नेकेड लाइट देख सकते, नेकेड आई देख सकता है, विबजॉन। अल्ट्रावायलेट रेस मालूम है ना, अरे बताया ना अल्ट्रावायलेट रेस, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बराबर। एक्स से तुमको अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसको रोंटगन रेस भी बोलते हैं, समझा। फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए, मेटल में क्रैक डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। गामा रेस हाईली पेनिट्रेटिंग ना, जब ज्यादा एनर्जी इसके पास होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, समझा। कल मालूम ना तुम्हारा काम क्या है, ये इसका और बाकी जो भी रहेगा वो करके आना है तुमको, ठीक है।